नमस्कार साथियों, एक बार पुनः आप सभी का दर्पण सिविल सर्विसेज के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। जैसा कि पिछले वीडियो में हमने क्षेत्रीय संतुलन के बारे में डिस्कशन चालू किया था। क्षेत्रीय संतुलन क्या होता है, क्षेत्रीय संतुलन के क्या प्रकार होते हैं और क्षेत्रीय संतुलन के क्या सूचक होते हैं, इस पॉइंट को भी हमने डिस्कस किया था। क्षेत्रीय संतुलन के सूचकों में हमने प्रति व्यक्ति आय का क्या रोल है, आर्थिक समृद्धि या जीडीपी वृद्धि का क्या रोल होता है, निवेश की प्रवृत्ति का क्या मतलब होता है, साक्षरता दर क्या होती है, स्वास्थ्य को लेकर के जो पैरामीटर्स होते हैं, ठीक है, स्वास्थ्य को पैरामीटर में जीवन प्रत्याशा, आईएमआर क्या रोल क्या है, एमएमआर का रोल क्या है, ठीक है, इन सब चीज़ों को हमने डिस्कशन किया था वहाँ पर। उसके बाद हमने देखे थे कारण क्या है। तो एक कारण हमने देखा था ऐतिहासिक कारण, कि जो ब्रिटिश काल से जो एक भेदभाव चला विकास को लेकर के, क्षेत्रीय संतुलन विद्यमान रहा उस समय से, उसका प्रभाव आज की तारीख में कैसे देखने को मिला। इसके अलावा क्या भौगोलिक कारक जिम्मेदार हैं, सुविधाओं की कमी कैसे प्रभावित करती है, ठीक है। इसके अलावा हमने देखा था योजना तंत्र की विफलता। उसके बाद हमने क्षेत्रीय संतुलन में एक पॉइंट कवर किया था, आपका प्रभाव। तो सामाजिक स्तर पे क्या प्रभाव देखने को मिलते हैं, इसके अलावा आर्थिक स्तर पे क्या प्रभाव देखने को मिलते हैं, और एक बड़ा प्रभाव देखा था हमने राजनीतिक स्तर पर। तो इतना हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था क्षेत्रीय संतुलन को लेकर के। क्षेत्रीय संतुलन में आगे के जो पॉइंट्स है वो सब इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो चालू करते हैं आपका वीडियो। अब आज जो है वो है क्षेत्रीय संतुलन असंतुलन को लेकर हम क्या कैसे समाधान करें, क्षेत्रीय संतुलन की जो समस्या है इसको कैसे बैलेंस किया जाए, ठीक है, इसका समाधान कैसे निकाला जाए, इस चीज़ को हमको देखना है। तो पहला तो क्या है, केंद्र से राज्यों को जो संसाधन वो किया जाता है, हस्तांतरण किया जाता है, संसाधन अंतरण किया जाता है, उसमें क्या लाना है हमको, समानता लानी है, ठीक है। देखो अब होता क्या है, केंद्र सरकार जैसे वित्त आयोग की अनुशंसा जो है, ठीक है, वित्त आयोग की अनुशंसा के अनुसार अभी 42% चल रहा है। एनके सिंह आयोग है 15th वित्त आयोग, उसके हिसाब से 41% कर दिया जाएगा। मतलब कि केंद्र सरकार की टोटल पूंजी का संचित निधि में से 42% केंद्र सरकार द्वारा अर्जित टोटल राजस्व में से 42% या 41% जो भी है वो किसको चला जाएगा, राज्यों को मध्य वितरित कर दिया जाएगा। और समय समय पर नीति आयोग द्वारा भी राज्यों को संसाधन अंतरण को लेकर के अनुशंसाएं की जाती रही हैं, जिसको केंद्र सरकार क्या करता है, लागू करता है। पर यहाँ पे समस्या क्या जाती है कि उसमें जो पिछड़े राज्य हैं, अब देखो सीधी सी बात है, अगर उदाहरण के लिए हम सिर्फ सिंपल से बात करें, केंद्र सरकार 1000 करोड़ रुपए क्या करती है, केंद्र से भेजती है। उस 1000 करोड़ रुपए को आप क्या कर देंगे, सभी राज्यों के मध्य बराबर मात्रा में क्या कर देंगे, वितरित कर देंगे। पर समस्या यहाँ पे ये जाती है कि सभी राज्य क्या है, बराबर स्थिति में नहीं है। भाई जैसे महाराष्ट्र है, तेलंगाना है, और तमिलनाडु है, गोवा है, गुजरात है, ऐसे राज्य पहले से विकसित हैं, इनके पास स्वयं के संसाधन भी क्या है, बहुत अच्छे हैं, आर्थिक रूप से सक्षम राज्य, जीडीपी वृद्धि दर अच्छी शो करते हैं, औद्योगिक विकास इनके यहाँ अच्छा है। किनके कंपेयर में, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, आपका बिहार, झारखंड, इनके कंपेयर में छत्तीसगढ़। पर पैसा सबको बराबर दिया जाता है। तो यहां पे क्या करना है आपको थोड़ा सा, कि जो राज्य पीछे छूटते जा रहे हैं विकास की धारा में, उनको ज्यादा पैसा क्या करना हमको देना है, ताकि वो भी विकास की मुख्य धारा में जुड़ सकें, ठीक है। तो पहला इस चीज को ध्यान देना है संसाधन अंतरण को लेकर के। दूसरा क्या है, पिछड़े राज्यों में शीघ्र प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों को वरीयता दी जानी चाहिए। अब क्या है कि कृषि सामुदायिक विकास, सिंचाई, विद्युत परिवहन आदि का क्या करना, हमको विकास करना है। अब जो पिछड़े राज्य हैं, पिछड़े राज्यों में जो आप सामाजिक विकास को लेकर के, आर्थिक विकास को लेकर के जो योजनाएं चला रहे हैं, हॉलिस्टिकली जो डेवलपमेंट करने का प्रयास कर रहे हैं, उसको प्रभावी तरीके से लागू तो कीजिए। अगर आप कोई योजना लेके आते हैं और उसको प्रभावी तरीके से लागू नहीं करते हैं, तो फिर उस योजना को लाने का कोई महत्व तो नहीं रह जाता है, एक हम सामाजिक नजरिए से बात करें तो, ठीक है। तो उस चीज को अच्छे से लागू करना है। इसके अलावा औद्योगिक दृष्टि से पिछड़े क्षेत्रों में सेवाओं का प्रावधान करना। अब औद्योगिक दृष्टि से जो पिछड़े क्षेत्र हैं, जहां औद्योगिक विकास नहीं हो पाया है, देखो सीधी सी बात, एक पॉइंट क्या होता है, पहले जो केंद्र सरकार उद्योग स्थापित करती थी, कौन से उद्योग स्थापित करती थी, कैपिटल इंटेंसिव, ठीक है। उद्योग अगर आप उसके स्तर पर बात करेंगे, एक कैपिटल और लेबर इंटेंसिव में दो ही प्रकार के होते हैं। कैपिटल इंटेंसिव उद्योग होते हैं, इस चीज़ को हम पहले पढ़ चुके हैं, ठीक है। हमने इसको जब उद्योग वाला सेक्शन पढ़ रहे थे, मेक इन इंडिया वगैरह, तब वहाँ इस चीज़ को हमने पढ़ा हुआ है, ठीक है। तो उद्योग दो प्रकार से होते हैं सामान्य तौर पे, कैपिटल इंटेंसिव और लेबर इंटेंसिव, ठीक है। कौन से, पूंजी आधारित उद्योग और श्रम आधारित उद्योग। अब जब जो आपका एमएसएमई सेक्टर होता है, वो क्या होता है, श्रम आधारित उद्योगों का सेक्टर होता है। मतलब वहां पे अधिक से अधिक श्रमिकों की आवश्यकता होती है,
ठीक है, वहाँ से लाभ थोड़ा सा कम मिलेगा, पर श्रमिकों को रोजगार अधिक से अधिक प्राप्त होगा, अधिक से अधिक श्रमिकों को रोजगार मिलेगा। जबकि कैपिटल इंटेंसिव उद्योगों में क्या होता है, यहाँ से पूंजी का जनरेशन अधिक होता है, लोगों को एक तरीके से रोजगार कम मिलता है, बहुत ही कम श्रमिकों की यहाँ पे क्या होती है, आवश्यकता होती है, क्योंकि ये मशीनीकृत उद्योग होते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे होता क्या एग्जैक्टली कि अब आप जब ये जो कैपिटल इंटेंसिव उद्योग स्थापित कर देते हैं, तो वहाँ पे अपने आप ही क्या होता है, स्वतः ही क्या हो जाता है, सेवाओं का विकास हो जाता है, सहायक सेवाओं का। जैसे मान लीजिए कि भिलाई का स्टील प्लांट स्थापित किया गया, अब वहाँ पे स्टील प्लांट स्थापित करने के पहले कुछ भी नहीं रहा होगा आसपास तक, ठीक है, 10-10, 15-15 किलोमीटर तो कुछ भी नहीं रहा होगा, पर जैसे ही उद्योग स्थापित हुआ, लोग वहाँ बसना चालू हो गए, तो वहाँ पे सहायक सेवाओं का क्या हो गया, अपने आप विकास हो गया। पर जिन क्षेत्रों में औद्योगिकरण नहीं हुआ, वहाँ पे हुआ क्या कि आपने सहायक सेवाओं का विकास करने के लिए कुछ प्रयास भी नहीं किए, औद्योगिकरण भी नहीं हुआ, तो सेवाएं कभी वहाँ पहुँच ही नहीं पाई। तो आपको करना क्या एग्जैक्टली, पिछड़े क्षेत्रों में सहायक सेवाओं का विकास करना है, जिसमें आपकी नदी घाटी परियोजनाएं हो गई, बैंकिंग सेक्टर हो गया, बीमा सेक्टर हो गया, विद्युत सेवाएं हो गई, परिवहन सेवाएं हो गई। इन सभी चीज़ों को लेकर के क्या करना है, आपको विशेष ध्यान देना, विशेष काम करना है। इसके अलावा एमएसएमई सेक्टर का प्रसार करना, अगेन हमारा वही पॉइंट कि आपको लेबर इंटेंसिव उद्योग स्थापित करने हैं, औद्योगिक बस्तियों की स्थापना करनी है। औद्योगिक बस्ती मतलब जैसे हमारे मध्य प्रदेश में क्या स्थापित किए जा रहे हैं, औद्योगिक केंद्र स्थापित किए जा रहे हैं, मंडीदीप औद्योगिक केंद्र, पीथमपुरा, भानपुरा, ठीक है, इस प्रकार से अलग अलग औद्योगिक केंद्र स्थापित किए जा रहे हैं, हर जिले में स्थापित किए जा रहे हैं। तो ऐसी औद्योगिक बस्तियां स्थापित करनी है। एसईजेड को क्या करना है, आपको प्रमोट करना है। एसईजेड की तरह ही क्या होता है, आपका एक्सपोर्ट प्रमोशन जोन होता है, ईपीजेड होता है, एपीजेड होता है, एग्रीकल्चर प्रमोशन जोन। तो एसईजेड, एपीजेड, ईपीजेड, ऐसी चीज़ों को क्या करना है, आपको स्थापना करनी है, ठीक है, ताकि क्षेत्रीय संतुलन क्या कर सकें, आप कम कर सकें। इसके अलावा कृषि निवेश को वृद्धि करना, कृषि निवेश को बढ़ावा देना। देखो हमारा देश क्या है ना, एक लार्ज उसमें पिक्चर में अगर आप बात करेंगे तो आज भी कृषि आधारित उद्योग है। कृषि आधारित उद्योग हम क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे लगभग 50%, लगभग 50% आबादी आज भी अपने जीविकोपार्जन के लिए, अपनी आजीविका के लिए कृषि को ही मुख्य व्यवसाय मान के बैठी है। कृषि से उनका क्या चल रहा है, घर चल रहा है। कृषि से उनका क्या हो रहा है, आर्थिक आवश्यकताएं पूरी हो रही हैं, भले ही अच्छे तरीके से पूरी ना हो रही, पर एटलीस्ट वो उसी पे निर्भर हैं। तो अल्टीमेटली आपको करना क्या है फिर कि जब इतने सारे लोग वहाँ पे आश्रित हैं अपने उस आजीविका को लेकर, तो वहाँ पे आपको निवेश करना पड़ेगा। कृषि को निर्वाह कृषि से बाहर निकाल करके लाभ का धंधा बनाना पड़ेगा। आज की तारीख में जो 50% लोग वहाँ पे निर्भर हैं, उन 50% में से 80%, 90% लोग सिर्फ एक ही काम कर रहे हैं कृषि में, निर्वाह कृषि। मतलब जितना उगाते हैं उतनी उनकी क्या होती है, आवश्यकता होती है। अगर 2 कुंटल उगा रहे हैं वो साल भर में, तो 2 ही कुंटल उनकी क्या है, आवश्यकता थी खाने की। तो मतलब हुआ क्या अल्टीमेटली, उन्होंने मार्केट में क्या बेचा, कुछ भी नहीं, निर्वाह कृषि कर रहे हैं वो। तो कृषि को निर्वाह कृषि से बाहर निकाल करके लाभ का धंधा बनाना पड़ेगा, किसानों की आय दोगुनी करनी पड़ेगी। ये सब कैसे होगा, कृषि में निवेश की वृद्धि करके होगा। अब कृषि में निवेश आपको कहाँ करना है, तो अलग अलग सेक्टर्स में करना है आपको। कृषि में आपको जो आगत से जुड़ी समस्याएं हैं, जो बुआई से जुड़ी समस्याएं हैं, जो निर्गत से जुड़ी समस्याएं हैं, जो विपणन से जुड़ी समस्याएं हैं, हर सेक्टर में आपको निवेश करना पड़ेगा। आपको बाजार की प्रक्रिया में भी सुधार करना पड़ेगा, आपको उर्वरक में भी सुधार करना है, बीज में सुधार करना है, भू सुधार करना है, चकबंदी करनी है, हथबंदी करनी है। ये सभी चीज़ों में कहाँ कहाँ सुधार करना है, ये सब हम जब कृषि पढ़ रहे थे वहाँ समझ चुके हैं। आप वापस जाकर के वीडियो देख सकते हैं एक बार, ठीक है। इसके अलावा और क्या कर सकते हैं आप सुधार, तो प्रशासनिक सुदृढ़ता पर बल देना। अब प्रशासनिक सुदृढ़ता पर बल कैसे देंगे, देखो हमारे यहाँ पे सबसे बड़ी समस्या क्या जाती है कि सरकारों द्वारा जो भी योजनाएं लॉन्च की जाती हैं, देखो यहाँ पे हमारा इस चीज़ को तो आप अच्छे से समझते होंगे पहले से ही कि पॉलिसी मेकिंग का जो काम होता है, पॉलिसी मेकिंग का काम क्या होता है, किसका होता है, आपकी संसद का, या एक सामान्य भाषा में बोल दें तो सरकार का, ठीक है। जो स्थायी कार्यपालिका होती है, कार्यपालिका 2 प्रकार की होती है। देखो कार्यपालिका क्या होती है, 2 प्रकार की होती है, एक स्थायी वाली, एक अस्थायी वाली, ठीक है। जो अस्थायी कार्यपालिका होती है, जो 5 साल के लिए बस आती है, उसका काम क्या होता है, पॉलिसी मेकिंग का होता है, पॉलिसी निर्माण करने का होता है, नीति निर्माण का कार्य होता है, जिसको आप क्या बोलते हैं, सरकार बोल देते हैं। जबकि पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन का कार्य किसका होता है, जो ग्राउंड लेवल पर उसको इंप्लीमेंट कर रहे होंगे, वो स्थायी कार्यपालिका का होता है, प्रशासनिक अधिकारियों का होता है। स्थायी कार्यपालिका मतलब प्रशासनिक अधिकारी, ये इनका काम होता है। समस्या कहाँ पे जाती है, और ये
पॉलिसी को सही तरीके से इंप्लीमेंट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, इसके लिए उत्तरदायी व्यक्ति कौन होते हैं? अस्थायी कार्यपालिका वाले। भाई अगर आपको जनधन योजना लेके आई गई है, प्रधानमंत्री कृषि बीमा योजना लेके आई गई सरकार के द्वारा या अस्थायी कार्यपालिका के द्वारा, अगर वो प्रभावी तरीके से इंप्लीमेंट नहीं होगी, लाभार्थी को लाभ नहीं मिलेगा, तो लाभार्थी जवाब प्रशासनिक अधिकारी से बहुत कम मांगेगा। वो किससे जवाब मांगेगा? जो सरकार थी अस्थायी कार्यपालिका है उससे जवाब मांगेगा। कब मांगेगा? जब वोट देने जाएगा, 5 साल पूरे होंगे तब वो जवाब मांगेगा उससे कि आपने ये काम अच्छे से क्यों नहीं किया, आपने काम नहीं किया इसलिए अब हम आपको वोट नहीं देंगे। तो यहाँ पे क्या करना है आपको? प्रशासनिक सुदृढ़ता में वृद्धि करनी है, प्रशासनिक जो ढांचा है उसमें सुधार करनी। जो प्रशासन में रेड टेपिज्म की समस्या विद्यमान है, लाल फीताशाही की जो समस्या विद्यमान है, उस रेड टेपिज्म को अब आपको रेड कारपेट वेलकम में कन्वर्ट करना है। हमारे यहाँ पे रेड टेपिज्म मतलब क्या होता है? लाल फीताशाही का सामान्य सा मतलब क्या होता है कि आप जो फाइल्स हैं, जो विकास की फाइल्स हैं, जो विकास को बढ़ावा देने के लिए पूरा कागजी कार्रवाई होती है, उस पर आप क्या करते हैं? उस कागज को कभी आगे बढ़ाते नहीं है, उस पर क्या करते हैं आप? एक तरीके से कुंडी मार करके बैठ जाते हैं। ठीक है, इससे समस्या क्या जाती है? विकास की प्रक्रिया आगे बढ़ती नहीं है। ठीक है, तो अब वो जो समस्या क्या कहलाती है? वो रेड टेपिज्म कहलाती है। अब उस रेड टेपिज्म को आपको कहाँ कन्वर्ट करना है? रेड कारपेट वेलकम में। मतलब आपको अब लाल चादर बिछा करके स्वागत करना है इन सब चीज़ों का। कि प्रशासनिक सुदृढ़ता में आपको इस प्रकार से काम करना है। इसके अलावा और क्या कर सकते हैं आप? तो दीर्घकालिक आकर्षक नीति बनाना है। दीर्घकालिक आकर्षक नीति पहले निजी निवेश को बढ़ावा देने के लिए बनानी है, ताकि आप क्या कर सकें? यहाँ पर निवेश को आकर्षित कर सकें। और इसके अलावा क्या करना है आपको? वैश्विक मांग के अनुसार मानकीकरण पर आधारित नीति निर्माण करना। मतलब हमारे यहाँ पे अगर कोई चीज़ का क्या हो रहा है? निर्माण हो रहा है, विनिर्माण हो रहा है, ठीक है, तो उसमें अल्टीमेटली उस निर्मित वस्तु का जो भी वो होना चाहिए, स्टैंडर्ड होना चाहिए, मानकीकृत होना चाहिए, मानकीकरण किया जाना चाहिए, वो वैश्विक जो मांग है, वैश्विक जो स्टैंडर्ड्स तय किए गए हैं उसके अनुसार किया जाना चाहिए। ठीक है, तो ये क्या है? इस प्रकार से आप वहां पर सुधार कर सकते हैं। तो ये पूरा क्या था? आपका क्षेत्रीय संतुलन था, जिसमें हमने समाधान आदि चीजों को विस्तार से समझा। अब अगला जो टॉपिक आता है आपका वो है गरीबी। ठीक है, अब आपका जो इकोनॉमिक्स में अगर आप जाएंगे यूनिट 1 जो कि इंडियन इकोनॉमी को कवर करता है, उसमें जो आपका पॉइंट नंबर 5 दिया हुआ है, उसमें लोक वितरण प्रणाली, एक पॉइंट नंबर 5 में लोक वितरण प्रणाली लिखा हुआ है। पॉइंट नंबर 5 का पहला पॉइंट होगा लोक वितरण प्रणाली, जिसको हम कृषि के तहत कवर कर चुके थे, पीडीएस सिस्टम आपका। दूसरा पॉइंट है भारतीय अर्थव्यवस्था की वर्तमान प्रवृत्ति एवं चुनौतियाँ, इसको हम कवर करेंगे आने वाली क्लासेस में। इसके अलावा दिया आपका गरीबी, बेरोजगारी और क्षेत्रीय संतुलन। क्षेत्रीय संतुलन जस्ट अभी हमने खत्म किया है, गरीबी और बेरोजगारी को अब हम चालू करेंगे। ठीक है, तो यहाँ से चालू होता है आपका गरीबी का टॉपिक, इसको आने वाली क्लासेस में पूरा कवर किया जाएगा। सबसे पहले समझते हैं गरीबी क्या होती है। देखो गरीबी क्या है? सामान्य स्थिति में जब आप बात कर रहे होते हैं गरीबी का मतलब कि अगर आपकी कोई आवश्यकता है, ठीक है, अगर वो आवश्यकता पूरी नहीं कर पा रहे हैं आप, तो फिर आप क्या कहला जाते हैं? गरीब कहला जाते हैं। आप अपने दोस्त से कंपेयर कर रहे होंगे खुद को, तब भी आप क्या बोलेंगे? कि गरीब हैं आप। ठीक है, क्यों? क्योंकि जो चीज़ वो खरीद पा रहा है वो चीज़ आप नहीं खरीद पा रहे हैं, तो वो भी क्या है? गरीबी है। गरीबी का प्रकार अलग है, पर वो भी क्या है? गरीबी है। कुछ लोग क्या है? अपनी मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं कर पा रहे हैं, तो भी वो भी क्या कहलाते हैं? गरीब कहलाते हैं, क्योंकि उनकी जो बेसिक नीड्स है वो भी क्या है? पूर्ति नहीं कर पा रहे हैं। तो पारिभाषिक तौर पे अगर हम देखें इसको, तो गरीबी का मतलब क्या हो जाता है? कि वह आर्थिक व सामाजिक वंचना की स्थिति। अच्छे से शब्द याद रखिएगा, हम यहाँ पे आर्थिक और सामाजिक दोनों रूप से वंचना की बात कर रहे हैं। वंचना मतलब क्या होता है? किसी चीज से वंचित रह जाना। वंचना का सामान्य अर्थ क्या होता है? किसी चीज से वंचित रह जाना। ठीक है, तो हम किन चीजों से वंचित रह रहे हैं? आर्थिक और सामाजिक आवश्यकताओं से वंचित रह रहे हैं। तो यह ऐसी आर्थिक एवं सामाजिक वंचना की स्थिति जिसमें एक व्यक्ति अपनी मूलभूत आवश्यकताओं जैसे भोजन, वस्त्र, आवास, इन सब की पूर्ति नहीं कर पाता, तो वो क्या कहलाती है? गरीबी कहलाती है। अगर आप मूलभूत देखो, जीवन यापन के लिए जो सबसे बेसिक नीड्स की आवश्यकता होती है, इस धरती में अगर आपने जन्म लिया है तो आपको जीवन जीने के लिए 2-3 चीज़ों की आवश्यकता पड़ेगी कि आप जीवित रहे आए। भोजन की आवश्यकता पड़ेगी, वस्त्र की आवश्यकता पड़ेगी, आवास की आवश्यकता पड़ेगी। ठीक है, अगर ये आप पूर्ति नहीं कर पा रहे हैं तो आप सामान्य परिस्थितियों में क्या कहलाएंगे? गरीब कहलाएंगे। अब इसमें नीति आयोग क्या बताता है?
नीति आयोग ये जो आपकी सामाजिक और आर्थिक वंचना की स्थिति है, जो मूलभूत आवश्यकताएं पूर्ति नहीं कर पा रहे, इन मूलभूत आवश्यकताओं को डिटेल में कवर करता है नीति आयोग, ठीक है। जिसमें जीवित रहने के लिए आपको भोजन और पानी की आवश्यकता पड़ती है। इसके अलावा स्वस्थ रहने के लिए आपको, जब आप भोजन की बात कर रहे होते हैं तो भोजन में आपको कैसा पोषित भोजन चाहिए होता है, ठीक है, सुपोषित भोजन चाहिए होता है आपको। इसके अलावा ऊर्जा की आवश्यकता होती है, जो कि आपको कहाँ से मिलेगी, विटामिन के रूप में मिलेगी, कार्बोहाइड्रेट्स के रूप में मिलेगी, प्रोटीन्स के रूप में मिलेगी। जल आपको कैसे चाहिए होगा, स्वच्छ जल चाहिए होगा, स्वच्छ पेयजल चाहिए होगा, टैप वाटर चाहिए होगा, ठीक है। और इसके अलावा आपको दक्षता की आवश्यकता होती है। दक्षता किस चीज़ में मिलनी चाहिए आपको, आवास के रूप में मिलनी चाहिए, वस्त्र के रूप में मिलनी चाहिए, शिक्षा सेवाएं मिले, बैंकिंग सेवाएं मिले, ठीक है। ये सभी चीज़ें आपको उसके तहत नीति आयोग द्वारा बताई गई। अगर आपको ये चीज़ें नहीं मिलती हैं तो आप क्या कहला जाएंगे, गरीब कहला जाएंगे नीति आयोग के अनुसार, ठीक है। अब इसमें आता है गरीबी के प्रकार। गरीबी के प्रकार में पहला क्या होता है, सापेक्ष गरीबी। सापेक्ष मतलब सामान्य से हम बात कर रहे थे किसी के सापेक्ष, जैसे अभी हमने डिस्कस किया कि आप जब खुद को अपने दोस्त से कंपेयर कर रहे होते हैं तो आप बोलते हैं कि मैं गरीब हूं। सामान्य से शब्द आया, हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, कंपेयर कर रहे हैं, हम किसी के आधार पर अपनी गरीबी को देख रहे हैं, ठीक है। जैसे आज की तारीख में हो सकता है कि आप सभी लोग, ठीक है, अभी सभी लोग जितने भी लोग सुन रहे हैं वो सभी लोग क्या है, अपनी मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति कर पा रहे होंगे जो नीति आयोग द्वारा बताई गई हैं। तो उस परिस्थिति में तो आप गरीब नहीं हैं। पर अगर आप स्वयं को अंबानी की नज़रों में देखेंगे तो फिर क्या है भाई, आप गरीब हैं। इस प्रकार की गरीबी क्या कहलाती है, सापेक्ष गरीबी कहलाती है, ठीक है। जिसमें आधार क्या बताया जाता है, इसका मापन कैसे करते हैं इस प्रकार की गरीबी का, आय का वितरण के आधार पर इसका मापन किया जाता है। मापन में देश की औसत प्रति व्यक्ति आय से अगर आपकी आय कम है तो आपको क्या मान लिया जाएगा, गरीब मान लिया जाएगा। अब देखो देश की जो प्रति व्यक्ति औसत आय है वो क्या है, 1,26,000-28,000 के आसपास है, ठीक है। समय समय पे क्या होती है, बदलती रहती है। अभी 1,26,000 के आसपास चल रही है। अब अगर आपकी प्रति व्यक्ति अगर आपकी सालाना आय 1,26,000 रुपये से कम है तो आप क्या हैं, गरीब हैं, ठीक है। ये क्या होती है, आपकी सापेक्ष गरीबी कहलाती है। अब ये जो सापेक्ष गरीबी होती है इसके मापने की दो विधियां होती हैं। एक विधि कहलाती है लॉरेंज वक्र, ठीक है, लॉरेंज कर्व, और दूसरा क्या होता है, गिनी गुणांक, गिनी कोफिशिएंट, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं लॉरेंज वक्र क्या होता है। लॉरेंज वक्र का प्रतिपादन किसने किया था, मैम्सो लॉरेंस ने 1905 में किया था। प्रयोग आय असमानता मापन के लिए। देखो आय असमानता अगर आप माप लेंगे तो आपको अल्टीमेटली क्या पता चल जाएगा, गरीबी पता चल जाएगी, ठीक है। अब जैसे क्या है, हमारे देश की जो प्रति व्यक्ति आय है वो कितनी है, 1,28,000 रुपये। पर देश के सभी लोगों के पास 1,28,000 रुपये मिलेंगे उनके अकाउंट में, उनके पास ऐसा तो है नहीं। तो मतलब जिनके पास भी 1,28,000 रुपये से कम राशि है वो सभी क्या हैं, सापेक्षतः गरीब माने जाएंगे। वही पॉइंट यहाँ बात की, आय समानता मापा जाता है लॉरेंज वक्र से, ठीक है। विश्लेषण क्या करते हैं कि इस वक्र का प्रत्येक बिंदु उन व्यक्तियों को प्रदर्शित करता है जो निश्चित आय के प्रतिशत से क्या होते हैं, नीचे होते हैं। सिंपल सा देखो क्या किया जाता है यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे एक कर्व बनाया गया, ठीक है, एक वक्र बनाया गया है जिसमें एक निरपेक्ष समानता रेखा रख दी गई है। इसको इसके बाहर भी समझ सकते हैं कि सिंपल से क्या किया गया, एक ग्राफ बनाया गया जिसमें एक निरपेक्ष समानता रेखा क्या कर दी गई, प्रदर्शित कर दी गई। मतलब ये क्या है, ये जो लाइन जो है वो समानता को प्रदर्शित करती है। अब अगर आपका कर्व, आपका वक्र इधर जाता है या इधर जाता है, मतलब इस समानता रेखा से दूर जाता है, तो इस समानता रेखा से जितना दूर जाता जाएगा असमानता उतनी ही क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। सिंपल सा पॉइंट है कि ये जो समानता निरपेक्ष समानता रेखा है जो कि आय समानता को प्रदर्शित करती है। मतलब अगर आपका कर्व इसके जस्ट ऊपर है, अगर आपका कर्व इस लाइन के जस्ट ऊपर है तो हम मान के चलेंगे कि देश में आय असमानता का स्तर 0 है। पर अगर आपका कर्व इसके ऊपर नहीं है तो वो किधर हो सकता है, इससे सिर्फ दूर हो सकता है। तो ये जितना ज़्यादा दूर जाता जाएगा उतनी ही आय असमानता क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। यही पॉइंट परिणाम में लिखा हुआ है कि लॉरेंज वक्र निरपेक्ष समता रेखा से जितना दूर होता जाएगा आय असमानता उतनी ही बढ़ती जाएगी, उतनी ही अधिक होती जाएगी।
ठीक है। तो लॉरेंज वक्र क्या हो गया आपका, आय असमानता को प्रदर्शित करता है। कैसे, तो इसमें वक्र में निरपेक्ष समता अगर हम उसमें ग्राफ में बात करेंगे तो निरपेक्ष समता रेखा से जितना दूर आपका वक्र जाता जाएगा, कर्व जाता जाएगा, उतनी ही असमानता बढ़ती जाएगी, आय असमानता। और आय असमानता जितनी ज़्यादा बढ़ेगी, सापेक्ष गरीबी उतनी ही बढ़ती जाएगी। ठीक है। अब दूसरा यहाँ पे मापक आता है गिनी गुणांक। गिनी गुणांक भी लगभग सेम कॉन्सेप्ट काम करता है। उसका जो प्रतिपादन किया गया, प्रतिवेदन दिया गया, उसका क्या है, गरीबी प्रतिशत मापने में। इसमें विधि क्या होती है, उसमें निरपेक्ष समता रेखा बताई जाती है। इसमें क्या है, गुणांक रखा जाता है 0 से लेकर के 1 के बीच में। जैसे आपने क्या किया हुआ है, देखो वो होता है आपका पीएच माप, पीएच स्केल होती है। ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, उदासीन होता है। इधर पे और बढ़ेंगे आप तो यहाँ पे 1 आ जाएगा। ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, इस 7 से 1 की ओर बढ़ेंगे तो आपका एसिडिटी वाला बढ़ता जाएगा, और यहाँ 14 होता है। ठीक है। तो यहाँ पे जाएंगे तो आप क्या होता जाएगा, आपका एक तरीके से बेसिसिटी वाला बढ़ता जाएगा। ठीक है। क्षारीयता बढ़ती जाएगी। अब यहाँ पे सेम पॉइंट आपका रखा गया है। यहाँ पे क्या हो गया आपका 0 हो गया, यहाँ पे +1 हो गया, यहाँ पे -1 हो गया। ठीक है, सिंपल सा। अब होता क्या है कि जो आपका मान अगर आपका 0 में है, अगर आपका मान यहाँ पर क्या है 0 में है, ठीक है, जैसे क्या है वहाँ पे 7 में रहेगा तो उदासीन मान लेंगे, तो यहाँ पे अगर 0 में रहेगा तो मान लेंगे कि आय समानता 100% है। आय समानता क्या है, 100% है। और अगर 0 से आप 1 की ओर बढ़ेंगे, किसी भी तरफ 1 की ओर बढ़ते हैं, तो फिर माना जाएगा कि आय असमानता में क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है। तो वही पॉइंट हमारा यहाँ पे लिखा हुआ विधि में कि इस गुणांक का मान 0 से 1 के बीच में होता है। ये आपको प्री के लिए अच्छे से याद रखना। गिनी गुणांक में क्या होता है, रेंज कितने से कितने के बीच की होती है, ये आपसे पूछा जा सकता है। तो 0 के 1 के बीच की होती है। अगर आपका मान 0 है तो उसमें क्या हो जाएगी, 100% समानता रहेगी, निरपेक्ष समानता स्थापित रहेगी। और अगर आपका मान 0 से दूर जाएगा, मतलब 1 की ओर बढ़ेगा, तो हम मानेंगे कि निरपेक्ष असमानता है। मतलब हमको एग्जैक्टली पॉइंट क्या है कि जितना हम 0 के समीप रहेंगे उतनी ज़्यादा समानता स्थापित रहेगी। ठीक है। तो ये क्या था, आपका सापेक्ष गरीबी थी। फिर आता है आपका निरपेक्ष गरीबी। ठीक है। अब निरपेक्ष गरीबी का आधार क्या है आपका, यहाँ पे निरपेक्ष गरीबी के बारे में, तो निरपेक्ष गरीबी क्या है, तो जो नीति आयोग द्वारा या यूएनडीपी द्वारा जो बेसिक नीड्स बताई गई हैं, आधारभूत बुनियादी आवश्यकताओं की जो चीज़ें बताई गई हैं, रोटी, कपड़ा, मकान, ठीक है, ये जो चीज़ें बताई गई हैं, अगर आप उनकी पूर्ति नहीं कर पा रहे हैं तो आप क्या कहलाएंगे, न्यूनतम उपभोग स्तर को अगर आप मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं तो आप क्या कहलाएंगे, निरपेक्ष गरीब कहलाएंगे। सापेक्ष तो क्या होगा, हम किसी कंपेयर में बता रहे हैं। किसी कंपेयर मतलब जो प्रति व्यक्ति आया है, राष्ट्रीय प्रति व्यक्ति आया है, उसके कंपेयर में बता रहे हैं। जबकि निरपेक्ष में क्या हो गया कि हम जो बेसिक नीड्स है उसी को पूरा नहीं कर पा रहे हैं, हम हमारे ही कंपेयर में यहाँ बात कर रहे हैं। ठीक है। और फिर आता है नितांत गरीबी। नितांत गरीबी तो आप जो अपना भोजन है, पेयजल है, स्वच्छता, स्वास्थ्य, आवास, ऐसी जो बेसिक नीड्स की चीज़ें पूरी नहीं कर पा रहे हैं, तो वो क्या है, आपका नितांत गरीबी के तहत आता है। सापेक्ष और निरपेक्ष गरीबी के जो कॉन्सेप्ट हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट हैं इकोनॉमी से रिलेटेड, जो नितांत गरीबी कॉन्सेप्ट है 1995 में क्रिएट किया गया था, किसके द्वारा, यूएन द्वारा। ठीक है, किसके द्वारा, यूएन द्वारा क्रिएट किया गया था, यूएनडीपी द्वारा क्रिएट किया गया था। ठीक है। तो इसको आपको याद रखना है। तो ये क्या था, आपको पूरा गरीबी के प्रकार थे। तो आज की क्लास में इतना ही रहेगा। आगे की क्लास में गरीबी के लेक्चर को कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।